नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आगामी कनिष्ठ सहायक, उप निरीक्षक एसआई, वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड हो गया, बंदी रक्षक हो गया, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए भाग 40 हमारे पार्ट 40 हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम 41वां भाग के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 भागों के बारे में पढ़ा था। उत्तराखंड का ऐतिहासिक अध्ययन को 3 भागों में या 3 कालों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इससे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में परिचर्चा चल रही है, जहां से उत्तराखंड की अगर हम संस्कृति को जाने तो उसमें क्या क्या है, यहाँ के जो प्रमुख क्या है, गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, लेख हैं, शैलचित्र हैं, ये आपके किस में मिलते हैं, प्रागैतिहासिक काल में मिलते हैं। उसके बाद हमने जाना आद्य ऐतिहासिक काल। ये अगर यहाँ से उत्तराखंड को जानने की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा स्रोत क्या था, धार्मिक ग्रंथ था, जिसमें आपके वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ऐतरेय ग्रंथ हो गए, धार्मिक ग्रंथ हो गए, और उसी के साथ साथ क्या थे, जो प्रमुख यहाँ के क्या मिले, यहाँ से लेख प्राप्त हुए, कालसी से अशोक का लेख पाली भाषा में प्राप्त हुआ, ठीक है। और लाखामंडल से पता है आपको कहाँ, देहरादून जौनसार बाबर से राजकुमारी ईश्वरा का लेख प्राप्त हुआ, ठीक है। गोपेश्वर, कालीमठ, केदारनाथ तथा नाला के लेख मंदिरों पे जो दीवार थी उन पे उत्कीर्ण मिले हैं। देवप्रयाग से वामन गुहा और कल्पनाथ की गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले। देवलगढ़ और कोलसारी का लेख भी प्राप्त हुआ है, मूर्ति पेटी का लेख वहीं से मिला है। गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। तो ये हमारे आद्य ऐतिहासिक स्रोत थे। आज परिचर्चा करेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। यहाँ से किन किन चीजों की पुष्टि होती है, ऐतिहासिक काल में किस किस का अध्ययन होता है, जो प्रमुख क्या थे यहाँ पे राजवंश थे, उनके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि उत्तराखंड के यूकेपीएससी के सभी परीक्षाओं से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही हैं। भाग 41वां आपके लिए है। तो देखो आइए जानते हैं जो ऐतिहासिक काल है इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक दुर्ह क्षेत्र था, ठीक है। क्या था, दुर्ह क्षेत्र था। इसका अधिकांश जो भाग था वो क्या था, बीहड़ था, वीरान था, जंगलों से भरा था, लगभग निर्जन था, ठीक है। जो उत्तराखंड था एक दुर्ह क्षेत्र था, इसकी तो जानकारी थी भी नहीं, मतलब कि बहुत ही दुर्ह क्षेत्र था, बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जिसका अधिकांश भाग वीरान था, बीहड़ था, जंगलों से युक्त था या निर्जन था। इसलिए इसका क्या, स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। थोड़ी बहुत जो क्या है, सिक्कों हैं, ठीक है, अभिलेख हैं, ताम्रपत्र के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास के स्रोत को जोड़ा जाता है, ठीक है। देखो अधिकांश भाग अगर किसी स्थान का क्या है, निर्जन है, बीहड़ है, वीरान है, निर्जन है, तो यहाँ किसी राज्य का इस क्या स्थापित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। जो कुछ मुद्राएं जिन्हें सिक्के बोलते हैं, जिसे सिक्क हो गए, लेख हो गए, ताम्रपत्र हो गए, इनसे ही इसके इतिहास को थोड़ा बहुत जोड़ा जा सकता है। तो उसमें पहला आपका आता है कुनिंद वंश के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड पर राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों पर लगभग 3री-4री ईसा पूर्व तक इसका शासन रहा। देखो पूछ ले, उत्तराखंड पर राज करने वाली सबसे पहले राजनीतिक शक्ति कौन थी, कुनिंद वंश थी। देखो उत्तराखंड के क्षेत्र में 3री और 4थी ईसा तक इसका क्या रहा, शासन रहा। वहीं अशोककालीन अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। देखो अशोक का जो अभिलेख है उसमें क्या ऐसा मिला है कि जिससे क्या हम पुष्टि करते हैं कि जो क्या थे, कुनिंद लोग थे, वो प्रारंभ क्या थे, मौर्यों के अधीन थे, ठीक है। मौर्यों के अधीन कौन थे, कुनिंद लोग थे। और कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अमोघ भूति था। आपसे पूछ ले कि कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो अमोघ भूति था। और क्या ज्ञात होता है अशोक के अभिलेखों से कि जो कुनिंद थे ये किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे, ठीक है। वहीं प्रथम सती ईसा पूर्व अमोघ भूति की मृत्यु के बाद शकों के अधिकार, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मंदिर एवं मूर्तियां की अवस्थिति के क्या अधिकार की पुष्टि करती है, ठीक है। देखो क्या हुआ, उसके बाद अमोघ भूति की मृत्यु होगी, उसके बाद क्या मिलता है, शकों के अधिकार के क्या मिलते हैं, हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें बोल सकते हैं कि सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा का आपको पता है सूर्य मंदिर, ठीक है। जो सूर्य मंदिर है वो क्या करते हैं, शकों के अधिकार को क्या करते हैं,
पुष्टि करते हैं। अल्मोड़ा के कोसी के पास प्रसिद्ध कटारमल सूर्य मंदिर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। देखो, अगर शकों के पुष्टि के आधार कौन करती है, जो अल्मोड़ा का क्या है प्रसिद्ध कटारमल सूर्य मंदिर है, वो शकों के अधिकार का क्या करता है, पुष्टि करता है। अल्मोड़ा के कुनिंद मुद्राओं पर नाम अंकित है, किसका बताओ, आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त आदि। ठीक है, जो अल्मोड़ा से हमें मुद्राएं मिली, कौन सी मुद्राएं मिली, कुनिंद शासक की मुद्राएं मिली हैं। उन मुद्राओं पर किन के नाम थे, आसेक के नाम थे, ठीक है, और गोमित्र का नाम था, हरदत्त और शिवदत्त आदि के नाम क्या मिले हैं, अंकित मिले हैं। शकों के बाद प्रथम शती ईसा पूर्व उत्तरार्ध में राज्य की तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। वीरभद्र ऋषिकेश में हो गया, मोरध्वज कोटद्वार हो गया, ठीक है, और गोविसाण जिसे काशीपुर कहते हैं अभी, ठीक है, में पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। देखो क्या बता रहा है, वीरभद्र जिसे क्या, अब ऋषिकेश, पहले वीरभद्र, ठीक है, मोरध्वज अब कोटद्वार, ठीक है, और गोविसाण अब काशीपुर से पर्याप्त मात्रा में क्या कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। सबसे पहले उसमें आता है कर्तिकुयपुर राज्य आता है, ठीक है, कर्तिकुयपुर राज्य आता है। इस राज्य क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग सम्मिलित था। कर्तिकेयपुर राज्य के संस्थापक कुनिंद लोग ही थे। जो कर्तिकेयपुर राज्य था इसके संस्थापक कौन थे, कुनिंद लोग ही थे, जो प्रारंभ में किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे। वहीं 5वीं सदी के उत्तरार्ध नागों ने कर्तिकेयपुर के कुनिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर दी और उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्या हुआ 5वीं सदी में, क्या होता है, नागों ने कर्तिकेयपुर के कुनिंद वंश के राज को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और अपना राज्य क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। आते आते 6ठी सदी के उत्तरार्ध कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर दिया और उत्तराखंड में अधिकार कर लिया। देखो कुनिंद थे, कुनिंद को किसने हराया, कर्तिकुय ने। कर्तिकुय राजवंश को किसने हराया बेटा, नागों ने हरा दिया। नागों को किसने हराया, कन्नौज के मोखरी राजवंश ने हरा दिया और अब 6ठी शताब्दी में वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना अधिकार कर लेते हैं। कहाँ पे, उत्तराखंड में अपना अधिकार कर लेते हैं। बाणभट्ट के हर्षचरित में हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तराखंड भ्रमण आने की क्या लोगों का वर्णन मिलता है। ठीक है, हर्षचरित किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की है। तो इसमें क्या, जो हर्षवर्धन का शासनकाल था उसमें उत्तराखंड में भ्रमण करने का क्या मिलते हैं, लोगों का वर्णन मिलता है, किसके, बाणभट्ट के हर्षचरित में। वहीं हर्षकालीन चीनी यात्री भेंगसान हिमालय को पोलीही मोयुलू ब्रह्मपुर राज्य में गया था, जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। देखो चीनी यात्री भेंगसान, ठीक है, कहाँ पहुंचा था, हरिद्वार पहुंचा था। इसने हिमालय को क्या बोला, पोलीही बोला, और मोपुलो किसे बोला, हरिद्वार को ब्रह्मपुर कहा। इस राज्य में गया था जो कि बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। हरिद्वार के बारे में भेंगसान लिखता है, भागीरथी नदी के जो क्या है किनारे हरिद्वार नामक नगर बसा है, जो लगभग 20 ली क्या है, चीनी माप है। जैसे हम मुट्ठी हो गया, शेर हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया, इंच हो गया, फीट हो गया, ये हमारे क्या है माप करने के क्या है तरीके हैं। वैसे चीनी माप करने का एक तरीका है जिसे 20 ली कहा जाता है। तो क्या बोलता है भेंगसान बोलता है कि हरिद्वार क्या है, भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है और जो लगभग 20 ली के घेरे में है। 20 ली मतलब कि 20 ली उनकी माप करने का क्या है, एक विधि है जिसे 20 ली कहते हैं, उसमें घिरा हुआ है। वहीं बहु अराजकता का युग, हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तराखंड छोटे छोटे कई राज्यों में क्या हो गया, विभाजित हो गया, जिसमें पहला आता है कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में। ठीक है, आइए अब आपके लिए महत्वपूर्ण यहाँ से श्रृंखला होते हैं। अगर बात करूं कार्तिकेयपुर राजवंश की तो 700 ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 700 ईसा पूर्व कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना होती है। 300 वर्षों तक इसकी राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ थी। देखो 700 ईसा पूर्व इस वंश की स्थापना यहाँ हो जाती है और 300 वर्ष तक क्या रहती है इसकी राजधानी, ज्योतिषपुर या जोशीमठ रहती है। ठीक है, बाद में अल्मोड़ा के कत्यूर घाटी स्थित बैजनाथ बागेश्वर क्या होते हैं, अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, पहले तो इनकी राजधानी जोशीमठ थी, लेकिन बाद में अल्मोड़ा के कहाँ, बागेश्वर, पहले अल्मोड़ा बागेश्वर एक ही थे, तो वहां के बैजनाथ पे इनके क्या मिलते हैं, राजधानी स्थानांतरित हो जाती है, वहां से इनके क्या मिलते हैं, प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना था। मैंने बताया राजनीतिक वंश पूछे, उत्तराखंड का सबसे पहले राजनीतिक वंश कुनिंद वंश था। अगर उत्तराखंड का प्रथम
ऐतिहासिक राजवंश पूछे तो क्या है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश है। ठीक है, इस राजवंश के परिवार का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव था। इंपोर्टेंट है, आपसे पूछे कार्तिकेयपुर राजवंश का परिवार का प्रथम राजा कौन था? बसंत देव था, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। ठीक है, किसकी उपाधि धारण करता था? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। ठीक है, अब आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। वहीं बागेश्वर लेख में राजा बसंत देव के बाद शासक का नाम स्पष्ट नहीं है। देखो, बागेश्वर से लेख प्राप्त हुआ है, उसमें तो देखो बसंत देव का नाम तो मिला है, वहां की उससे वहां के जो साक्ष्य प्राप्त है वहां से बसंत देव के नाम तो मिला है, लेकिन उसके बाद कोई स्पष्ट लेख प्राप्त नहीं है। लेकिन उसके बाद खरपर देव का नाम भी उल्लेख है, लेकिन उसके बाद क्या है? खरपर देव का नाम भी स्पष्ट मिलता है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। कलहण की पुस्तक पूछ ले, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कलहण की पुस्तक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख है। देखो, आपसे पूछ ले कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, किसकी रचना है? कलहण की है। राजतरंगिणी में किसके बारे में है? जो कश्मीरी राजा सॉरी ललितादित्य था, उसको क्या था? जो मुक्तापीड़ा द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को राजा द्वारा जीतने का उल्लेख किसमें मिलता है? राजतरंगिणी में मिलता है। संभवतः इसी समय खरपरदेव ने नए राजवंश की स्थापना कर ली थी। खरपरदेव कन्नौज के राजा यशोवर्मन का क्या था? समकालीन था। कि कौन था खरपरदेव? जो कन्नौज के राजा कौन थे? यशोवर्मन थे, उनका समकालीन था। इसके पश्चात इसका पुत्र कौन आया? कल्याण राज शासक बना। ठीक है, खरपरदेव वंश का अंतिम शासक उसका पोता त्रिभुवन राज था। देखो, खरपरदेव का जो अंतिम शासक था वो कौन था? उसका पोता कौन था? त्रिभुवन सिंह राज था। खरपरदेव का पुत्र हो गया कल्याण राज, और कल्याण राज का पुत्र हो गया त्रिभुवन राज, जो इसका क्या था? अंतिम शासक था। इसने भी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब आपका आता है निम्बर वंश। ठीक है, कार्तिकेय वंश खत्म हो जाता है, अब आपका आता है निम्बर वंश। तो आइए निम्बर वंश के बारे में चर्चाएं परिचर्चाएं कर लेते हैं। निम्बर ने पालू से संधि की। किससे की? निम्बर ने पालू से संधि की। निम्बर शैव क्या थे? शैव मतावलंबी था। उसने जागेश्वर में विमानों निर्माण। निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला यह ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। आपसे पूछ ले कि कार्तिकेयपुर राजवंश का पहला कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया? तो कौन था? बताओ मुझे। इष्टगण था। ठीक है, इष्टगण क्या था? ऐसा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। जागेश्वर में नवदुर्गा, महिषमर्दिनी, लकुलीश तथा नटराज निर्माण इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित देव शासक बना। पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र में इसे क्या बताया है? कलिंग कलत पंख में मग्न धरती के उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है, या उसके 12 अवतार के समान इसे बताया गया है। ललित देव के बाद उसका पुत्र भूदेव के राजा बनने का उल्लेख है। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया तथा बैजनाथ मंदिर में सहयोग दिया। देखो, किसने बैजनाथ मंदिर में सहयोग दिया? इसी भूदेव ने यहाँ पे इसमें सहयोग दिया। और क्या किया? इसने बौद्ध धर्म का भी विरोध किया। बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्रलेखों के अनुसार क्या शालोदित्य के पुत्र इच्छरदेव ने क्या किया? शालोदित्य वंश की स्थापना की थी। इच्छरदेव के बाद क्रमशः कौन आए? देशव देव आया। ठीक है, पद्मदेव आया, सुमिक्ष राजा देव आदि शासक हुए। इतिहासकार लक्ष्मीकांत जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। ठीक है, इतिहासकार लक्ष्मीदत्त जोशी क्या बोलते हैं? जो कार्तिकेयपुर के राजा थे मूलतः कहाँ के थे? अयोध्या के थे। वहीं राजा क्या बोले? शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। इस राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेयपुर थे। इन शासकों की राजभाषा क्या थी? इंपोर्टेंट थी। क्या थी? संस्कृत थी। पूछ ले कि कार्तिकेयपुर जो राजवंश था उनकी राजभाषा क्या थी? संस्कृत। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे फिर क्या हुआ? देखो, अशांति देव ने कत्यूर राज्य में अशांति देव राजवंश की स्थापना की और कुछ समय पश्चात इन्होंने अपनी राजधानी जोशीमठ कर दी। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था, जो एक अत्याचारी एवं कामुक राजा था। जागरू में इसे क्या वीरमदेव या वीरदेव कहा जाता है? क्या था बेटा? जो ये आपका कौन था?
कौन सा राजा बताया मैं? ब्रह्मदेव था, क्या था? अत्याचारी था, भोग विलासी कामुक राजा था। जागरू में इसे क्या वीरमदेव या वीरदेव भी कहा जाता है। वहीं जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार 1398 ईस्वी में तैमूर लंग द्वारा हरिद्वार पर आक्रमण करने पर ब्रह्मदेव ने उसका सामना किया। इसी के साथ इस वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। आगे 1191 ईस्वी में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोकचल्ल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण करके उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया। 1191 का ईयर पूछ रहा है। यह वही ईयर है जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। ये तो इतिहास के उसमें मैंने आपको भली भांति बताया हुआ है। चलो यहाँ तो हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो 1191 का ईयर आया तो मैंने आपके लिए कनेक्टिंग किया। ठीक है, 1191 में पश्चिमी नेपाल के राजा अशोकचल्ल ने कत्यूरी राज्य पर आक्रमण करके उसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया और 1223 ईस्वी में दुलू नेपाल के शासक कालचक्र देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। कुमाऊं का चंद राजवंश। ठीक है, अब परिचर्चा करेंगे कुमाऊं का चंद राजवंश। 14वीं शताब्दी बाद संपूर्ण कुमाऊं में चंद लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इस वंश का संस्थापक थोहर चंद्र था। ठीक है, 1226 ईस्वी तक था। ठीक है, थोहर चंद्र। इसके पश्चात भीष्मचंद्र और कल्याण चंद्र से थर्ड आते हैं। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गरुड़ ज्ञान चंद्र था। इस वंश अगर पूछे कुमाऊं पर चंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गरुड़ ज्ञान चंद्र था। बाज बहादुर चंद्र भी इस वंश का एक शक्तिशाली राजा था जिसने अपने हुए समय में तिब्बती आक्रमणों का सफलतापूर्वक क्या किया था? सामना किया था। कल्याण चंद्र चतुर्थ के शासनकाल 1730 से 48 में कुमाऊं पर रोहिल्लों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण से कुमाऊं को आर क्षति हुई जिसमें गढ़वाल शासक प्रदीप शाह ने काफी सहायता की थी। अब क्या होता है? पूछ लेगा चंद राजाओं का राजचिह्न क्या था? तो इनका राजचिह्न गाय था। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चंद्रवंश का राजचिह्न क्या है? गाय है। गढ़वाल का परमार या पवार राजवंश के बारे में आप थोड़ी जान लेते हैं। ठीक है, 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे छोटे 52 ठकुरी राजाओं या खस्यों का शासन था। ठीक है, 9वीं शताब्दी तक जो गढ़वाल का क्षेत्र था जिसे खसदे जिसे केदारखंड कहा जाता था उसमें छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं का क्या था? शासनकाल था। इसके सबसे शक्तिशाली शासक चांदपुरगढ़ का राजा कौन था? भानु प्रताप था। परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि दी थी। ठीक है, परमार शासकों को किसने शाह की उपाधि दी थी? लोधी वंश का शासक कौन था? बहलोल लोधी था। बेटा मैंने दिल्ली सल्तनत आपको बताया हुआ है। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया और तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, लोधी वंश हो गया। तो वही लोधी वंश का शासक बहलोल लोधी क्या करता है? इन परमार शासकों को शाह की उपाधि प्रदान करता है। सर्वप्रथम बलभद्र शाह नामक परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ा। ठीक है, जो कौन था? बलभद्र शाह नामक शासक था, उसने अपने नाम के आगे क्या? शाह की उपाधि जोड़ा। वहीं 1635 में मुगल शाहजहां के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर हमला बोल दिया। उस समय क्या था? अवयस्क था पृथ्वी शाह सहित गढ़वाल राज्य की क्या संरक्षिता कौन थी? महारानी कर्णावती। बेटा पूछ लेगा नाग कटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो महारानी कर्णावती। इसने मुगल सेना को पकड़ पकड़ के उनकी क्या करवा दी थी? बेटा नाक कटवा दी थी, जिसके कारण से क्या कर्णावती या नाग कटी रानी के नाम से जाना जाता है। आइए आगे चर्चाएं पर चर्चाएं कर लेते हैं। 1790 में कुमाऊं में चंदू को पराजित करने के बाद गुरखा ने 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। बेटा अब देखो चंदू को पराजित कर दिया बेटा, ठीक है, और गुरखाओं ने कहा 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, लेकिन क्या हो गया? ये पराजित हो गया। गोरखे क्या थे? बहुत ही साहसी थे, बहुत ही खूंखार थे। क्या करते थे? बिना सोचे समझे झगड़ा कर देते थे। तो उन्होंने क्या कर दिया? तो सीधे क्या कर दिया? 1791 में गढ़वाल पे उन्होंने क्या कर दिया? झगड़ा कर दिया, हमला बोल दिया और पराजित हो गए, ठीक है। और एक संधि हुई, 2500 रुपये वार्षिक कर लगाया गया। एक संधि हुई इन पे और 25,000 रुपया वार्षिक कर इन पे लगाया गया, ठीक है। फरवरी 1803 अमर सिंह थापा हस्तिदिल चौरसिया हो गया ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, काफी भाग पर कब्जा कर लिया। फिर 1803 में ये क्या कर लेते हैं? दोबारा गढ़वाल पे क्या कर लेते हैं? आक्रमण कर लेते हैं। पहले तो 1791 में करते हैं, पराजित होते हैं। गढ़वाल द्वारा इन्हें क्या दंड दिया जाता है? संधि के तहत 25,000 रुपया वार्षिक कर लगाया जाता है। लेकिन 1803 में दोबारा क्या कर लेते हैं? गढ़वाल पर हमला बोल देते हैं और काफी हिस्सा फिर उसका क्या कर लेते हैं? कब्जा कर लेते हैं। प्रद्युम्न शाह के एक पुत्र कुंवर प्रीतम शाह को गुरखाओं ने बंदी बनाकर
काठमांडू भेज दिया, जबकि दूसरे पुत्र सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहा। उनकी मांग थी कि अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी शासन भेज दी। युद्धोपरांत क्या हुआ, 1815 में शुरू हुआ, गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। देखो अब क्या होता है, प्रद्युमन शाह पुत्र के दो पुत्र थे, एक का नाम था कुंवर प्रीतम शाह, एक का नाम था आपका क्या, सुदर्शन शाह। तो प्रीतम शाह को क्या करते हैं, गोरखा बंदी बना के काठमांडू भेज देते हैं, और जो सुदर्शन शाह है ये बच के कहाँ जाता है, हरिद्वार चले जाता है और अपने राज्य को स्वतंत्र कराने की क्या करता है, योजनाएं बनाता है और ब्रिटिश सरकार से मिल जाता है और उनकी सहायता लेके क्या करता है, 1815 में गढ़वाल को स्वतंत्र करा देता है। सबसे प्राचीन राजा कौन था, मानशाह, जिसने 1591 से 1611 के समय की काव्य मानोदय की क्या की थी, रचना की थी। ठीक है, मानोदय है जिसकी रचना किसने की थी, भरत कवि ने की थी। मानोदय किसकी रचना है, तो भरत कवि की है। ठीक है, मानोदय याद रखना। 28 नवंबर 1815 को क्या संगोली में एक संधि हुई और मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने इसे स्वीकार किया था। ठीक है, अब आ जाता है आपका अंग्रेजी शासन के बारे में। अब देखो अंग्रेजों का क्या आ गया, शासनकाल आ गया। ठीक है, अप्रैल 1815 तक कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद टिहरी राज्य को छोड़कर अन्य छोटे छोटे नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तरी पूर्वी भाग बना लिया। इस क्षेत्र के प्रथम कमिश्नर कौन थे, कर्नल गार्डनर थे, जो मई 1815 में नियुक्त किया गया था। ठीक है, कुछ समय बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्र को एक नया परगना बना दिया गया, जबकि देहरादून को 1817 में सहारनपुर जनपद में मिला दिया गया। इस प्रकार आरंभ में उत्तराखंड दो राजनीतिक इकाइयों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब अंग्रेजी शासन आता है तो उस समय के जो कौन थे, कमिश्नर थे प्रथम। ठीक है, कौन थे, कर्नल गार्डनर थे। मई 1915 में इनकी नियुक्ति हुई और उसी के धीरे धीरे बाद क्या होता है, 1817 में सहारनपुर जनपद में मिला दिया जाता है, किसे, देहरादून को। और इस प्रकार आरंभ में उत्तराखंड दो राजनीतिक दलों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। एक हो गया आपका कुमाऊं जनपद, एक हो गया आपका गढ़वाल जनपद। कुमाऊं मतलब मानसखंड, गढ़वाल मतलब केदारखंड। तो देखो अब कुमाऊं जनपद से इंपोर्टेंट देखते हैं। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं का मुख्यालय बनाया गया और 1891 में कुमाऊं के दो जिले बने। ठीक है, एक अल्मोड़ा, एक नैनीताल। देखो बेटा 1854 में क्या, नैनीताल को ही कुमाऊं का क्या बनाया जाता है, मुख्यालय बनाया दिया जाता है। और उसके बाद 1891 में खाली इसके दो ही जिले आते हैं, एक आपका अल्मोड़ा कर दिया जाता है, एक आपका नैनीताल हो गया जो मुख्यालय था। सन 1904 ईस्वी में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट का नाम दिया गया। बेटा इंपोर्टेंट है कि नैनीताल को हिल स्टेट का नाम किस में दिया गया, तो नैनीताल गजेटियर में नैनीताल को क्या, हिल स्टेट का नाम दिया गया 1904 में। ठीक है, और गढ़वाल का अगर मुख्यालय की बात करें तो 1840 में कहां बनाया गया, श्रीनगर बनाया गया। तो ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं कहां पे, यहां पहुंच के जहां क्या, उत्तराखंड क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक आपका गढ़वाल मंडल, एक आपका कुमाऊं मंडल। गढ़वाल का अगर मुख्यालय कहां बनाया जाता है, 1840 में श्रीनगर बनाया जाता है। कुमाऊं का मुख्यालय नैनीताल बनाया जाता है और उस समय दो जिले बाहर आते हैं, अल्मोड़ा और नैनीताल। और 1904 में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट का क्या दिया गया, नाम दिया गया। तो ये हमने क्या पढ़ा, उत्तराखंड का हमने अध्ययन किया। तीन कालों में, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, कुल मिला के निचोड़ आपका निकल गया। अब हम परिचर्चा करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के जो दो हिस्से थे जिसमें मैंने परिचर्चाएं पहले कर ली हैं कि यहाँ के जो उत्तराखंड के 13 जिले थे, ठीक है, उनके बारे में परिचर्चाएं होंगी। बाकी शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अपना अलग एक क्या हो गया, लेक्चर होगा, जिसमें क्या वहाँ की संस्कृति परंपरा होगी, वहाँ की पर्यटन स्थल होगी, वहाँ की नदी घाटियां होगी, वहाँ की क्या होगी, सुंदरता होगी। वहाँ से महत्वपूर्ण जितने प्रश्न बनेंगे उनके बारे में क्या करेंगे, व्याख्यात्मक रूप में परिचर्चा करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।